तो कहानी शुरू होती है इंडिया के बॉर्डर के बाहर एक छोटे से गांव में, जहां पर आसमान से एक बॉडी आकर पानी में गिरती है। एक छोटे से बच्चे का ध्यान उस पर जाता है और तभी उस बॉडी को गांव में ले आया जाता है। उस पर बहुत सारी चोटों के निशान थे, इसलिए उसकी पूरी बॉडी पर पट्टियां लगा दी जाती है और उसका इलाज चलता है। कुछ महीनों बाद उस गांव में पास ही के पुलिस वाले वहां पर कब्जा करने के लिए पहुंच चुके थे और पूरे गांव के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और वो सभी बेरहमी से उन गांव वालों को जान से मार रहे थे। वो गांव वाले एक देवता को पूजा करते थे और तभी वो उनसे गुहार लगाते हैं कि किसी सूरमा को हमारी मदद के लिए भेजो। और तभी हम देखते हैं कि पट्टियों में बंधा शख्स, जो कि एज यूजुअल मूवी के सुपर हीरो यानी कि शाहरुख खान है, वो उठ खड़े होते हैं और आकर एक एक की धुलाई पिटाई कर डालते हैं और फाइनली बीइंग अ सूरमा उस गांव के लिए भगवान का स्वरूप बनकर हर किसी की जान बचा लेते हैं। सच कहूं तो फाइटिंग वाकई में अच्छी थी, सीजीआई भी बहुत ही बेहतरीन थे और फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि मारपीट तो दिया, मगर उस शख्स को ये नहीं पता कि आखिर मैं हूँ कौन। तब उसी गांव में से छोटा लड़का आकर कहता है कि मैं बड़ा होने के बाद ये पता जरूर लगाऊंगा कि आखिर आप हो कौन। और यहाँ से कहानी आगे जाती है 30 साल आगे। एक मेट्रो ट्रेन में एक फैमिली बैठी थी और तभी आपस में कुछ लड़कियां एक दूसरे से बातचीत करती है और कहती है कि अब वक्त आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि टर्मिनल में जाने के बाद में ट्रेन वहीं रुक जाती है और यहाँ जो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थी, हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि उन्होंने ही ये ट्रेन हाईजैक करी है। फिर ग्रैंड एंट्री होती है शाहरुख खान की, जो कि कंट्रोल रूम में फोन लगवा कर ही कहता है कि पूरी ट्रेन मैंने हाईजैक करवा ली है, अगर इस ट्रेन में मौजूद 600 लोगों की जान बचानी है तो मेरी बातें माननी होगी। अब एक नेगोशिएटर को बुलाया जाता है और उनका नाम होता है नर्मदा। हालांकि ट्रेन में एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होता है जो कि इन सभी की जान बचाने की कोशिश करता है, मगर टगलू महाराज के आगे टिक नहीं पाता। नर्मदा के फोन उठाने पर शाहरुख का कहना था कि मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है, अगर मेरी बात नहीं हुई तो 5 मिनटों के गाने के खत्म हो जाने के बाद में हर मिनट एक एक शख्स की जान जाएगी। और अब नहीं चाहते हुए भी पुलिस हेडक्वार्टर्स में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आना पड़ता है, जहां पर शाहरुख का कहना था आपके एग्रीकल्चर के पूरे 5 सालों में अभी तक 10,281 किसानों ने अपनी जानें ली हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि मर्सिडीज कार लेने पर सिर्फ 8% का लोन है, जबकि एक किसान अगर ट्रैक्टर लेने जाए तो उस पर 13% का लोन है। अगर इन सभी लोगों की जान बचाना चाहते हो तो मैं एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उस पर 40,000 करोड़ ट्रांसफर कर दो। जिस पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना था कि इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। यहाँ जितनी भी ट्रेन की हाईजैकर्स थी वो शाहरुख को चीफ कहकर बुला रही थी, तो चीफ का एग्रीकल्चर मिनिस्टर से ये कहना था कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त से ले लो, आखिर तुमने इतनी बार उस दोस्त की मदद भी तो करी है, तो आज उसकी बारी है तुम्हारी मदद करने की। और तभी हम काली गायकवाड़ को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त एक फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया था। हालांकि उस शख्स को मारा भी उसी नहीं था, उसके पास में 2 गोलियां थी, एक ब्लू और एक रेड। ब्लू वाली तब लेता था जब उससे ज्यादा गुस्सा आता था और रेड वाली उसको देता था जिस पर गुस्सा आता था। अब सीन ये था कि ट्रेन के अंदर जितनी भी हाईजैकर्स मौजूद थी उसी में से एक औरत लक्ष्मी, जिसने की आलिया नाम की एक लड़की को ऑलरेडी ट्रेन के अंदर बिठवा लिया था। ये आलिया काली की बेटी होती है। अब उससे फोन भी लगवाया जाता है काली को कि भैया पैसे ट्रांसफर कर दो, तो काली को 40,000 करोड़ इनके बताए गए अकाउंट पर ट्रांसफर करने पड़ते हैं। जिस पर आलिया चीफ को कहती है कि तुम एक चोर हो, जिस पर चीफ का कहना था कि तुम्हारे बाप से बड़ा चोर नहीं। और हाँ, घर जाने के बाद में अपने बाप को एक मैसेज देना और एक नाम बताना, जो कि था विक्रम राठौड़। जिस पर आलिया का कहना था कि चोर वो नहीं, चोर तुम हो। और
यहाँ पर हमें उन हाईजैकर्स में से एक लड़की जिसका नाम होता है कल्कि, उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। उसके फादर एक किसान थे और आज वो एग्जाम देने के लिए निकल ही रही थी। तभी बैंक के रिकवरी एजेंट उसके घर पहुंच जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं और उससे 40,000 मांगते हैं, जिस पर उस किसान का कहना था कि बारिश आई नहीं और जब आई तो पूरी फसल बर्बाद हो गई, मुझे 10 दिनों का वक्त चाहिए ताकि मैं आपके पैसे चुका सकूं। मगर वो रिकवरी एजेंट उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, इनफैक्ट उसकी लुंगी तक उतार देता है और वो किसान अपनी फैमिली के सामने ही नंगा हो जाता है। सीन्स को हालांकि ब्लर कर दिया गया था, मगर स्टोरी थोड़ी सी सैड पोर्शन में जा चुकी थी। अपनी बेटी का कहीं एग्जाम न बिगड़ जाए इसलिए सबसे पहले वो किसान अपनी बेटी को स्कूल में परीक्षा देने के लिए भिजवाता है और अखबार में एक न्यूज रीड करता है कि अगर किसान की मौत होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं, और इसी चक्कर में वो अपने आप को फांसी लगाकर जान से मार डालता है। अगले दिन फिर से रिकवरी एजेंट उसके घर पर जाता है तो यहाँ कल्कि की मॉम उससे कहती है कि आखिर तुम हमारा ट्रैक्टर ले जा तो चुके थे, फिर अब और किस चीज के पैसे मांगने के लिए आए हो। जिस पर एजेंट का कहना था कि हमें सूद तो मिल गया लेकिन ब्याज नहीं मिला, यानी कि मतलब मूलधन की रिकवरी हो गई मगर ब्याज अभी भी बाकी है। वो एजेंट कल्कि की मॉम का मंगलसूत्र तक उसके गले से तोड़ देता है। इस पर कल्कि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक फावड़ा लेकर उस एजेंट की जान ले लेती है, और यही रीजन था कि अब उसने चीफ की कमांड को ज्वाइन कर लिया था। नर्मदा जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, वो ही नहीं चाहती थी कि इस ट्रेन में से सिविलियंस के अलावा वो हाईजैकर्स भी बाहर निकले, इसलिए वो अपनी पूरी टीम को तैनात कर देती है वहां पर और उनके निकलने का इंतजार करती है। मगर मनी हाइस्ट की तरह यहाँ पर चीफ ने ऑलरेडी सभी को खुद की तरह मम्मीज वाला मास्क लगाकर ट्रेन से बाहर निकाल दिया था और खुद भी उस ट्रेन में से बाहर निकल गया था। हालांकि वहाँ पर मैनिक्विन्स को हाथ में मशीन गन देकर छोड़ दिया था ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि हाईजैकर्स अभी भी ट्रेन में हैं और बहुत सारी गोलीबारी होती है, मगर वो तो इनकी आंखों के सामने ही बचकर निकलकर जा चुका था। और जो 40,000 करोड़ काली गायकवाड़ के अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे उसे 7 लाख इंडिया के किसानों में बांट दिया जाता है जिनके ऊपर कर्जा चल रहा था। इस बात की सारी इंफॉर्मेशन नर्मदा आकर काली गायकवाड़ को देती है, जिस पर वो अपने बाकी सभी लोगों को, यानी कि जिसमें उसका भाई और उसका जीजा भी शामिल था, उसे कह रहा था कि शांति रखो, थोड़ा सा वक्त आने पर हम इसे पकड़ ही लेंगे। मीनवाइल हम चीफ को देख पाते हैं जो कि अपने फेस से अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा जवान है। जब आलिया अपने पिता के पास वापस आती है तो कहती है कि मेरी जान तो बच गई, मगर जिसने मुझे किडनैप किया था उसने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा था और वो है विक्रम राठौड़। ये नाम सुनकर एकदम से काली अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चीफ को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बेलमवाड़ा महिला पुलिस थाने का इंस्पेक्टर होता है और इनके थाने को वर्ल्ड वाइड सोशल वर्क अच्छे करने के तौर पर एक इनाम भी मिलता है, जहां पर जेल में रहने वाली सभी महिलाएं बच्चों की स्कूल की ड्रेसेस बनाया करती थी और हैंडीकैप बच्चों के लिए डुप्लीकेट लिम्स बनाया करती थी। डुप्लीकेट लिम्स का मतलब होता है नकली हाथ पैर। जिसके बाद मूवी का फेमस गाना आता है जो कि मैं हर बार की तरह स्किप कर डालता हूँ और सीधे आते हैं मूवी की स्टोरी लाइन पर। चीफ की एक मुंह बोली माँ भी होती है जिनका नाम होता है कावेरी अम्मा और वो उसे आजाद कहकर बुलाती है और कहती है कि अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और इस बार की तरह तुम उस लड़की को रिजेक्ट नहीं करोगे। और जब वो लड़की दिखाई जाती है तो वो होती है महज शायद 6 या 7 साल की बच्ची और वो कहती है कि मैं अपना एक पापा ढूंढ रही हूँ। लड़की से मुलाकात तुम्हारी तभी होगी जब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि क्या तुम मेरे पापा बनने के लायक हो भी या फिर नहीं। खैर बच्ची जो ली गई थी काफी चुलबुली और काफी क्यूट थी, लेकिन आप पढ़ने में थोड़ी डफर थे। आई होप कि इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हो वो ज्यादा डफर नहीं हो। इस बच्ची का नाम था सूजी जो कि क्लास में एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब में फेल हो गई थी। आई होप कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा और शायद सारे के सारे पास हो गए होंगे अपने एग्जाम्स में। और अगर कोई फेल हो गया हो तो यार कमेंट सेक्शन में सच्चाई से बता देना, हो सकता है कि बाकी कमेंटर्स की सिंपैथी आपको मिल जाए। ओके, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। सूजी की मॉम जो निकलती है वो होती है नर्मदा, जिसे देखकर एक बार तो खुद आजाद चौंक जाता है, पर उसे अपने
ने जो मिशंस करने थे वो उनसे पीछे नहीं हट सकता था और फाइनली इन दोनों के बीच में हाँ हो जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट शादी के लिए ये दोनों तैयार हो जाते। नर्मदा की बैक स्टोरी ये होती है कि ये शहर से बाहर पढ़ने के लिए गई होती है, इसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, रिलेशनशिप के अंदर वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, मगर जब बात शादी की होती है तो वो बंदा कहता है कि जब तक अबॉर्शन नहीं करवाओगी मैं शादी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर नर्मदा ने उस रिलेशनशिप को ही छोड़कर अपनी बेटी यानी कि होने वाली बच्ची को चुना और इसी वजह से आज तक उस बच्ची ने अपने बाप को कभी देखा ही नहीं और यही रीजन है कि आज वो बच्ची अपने पिता को खोज रही है। अगेन गाने वाने आते हैं बट एज यूजुअल स्किप द पार्ट। अब हमारे चीफ का अगला टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर, जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ये कह रहा था कि आजकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स, बढ़िया एजुकेटेड डॉक्टर्स, ढेर सारा स्टाफ और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आज की तारीख में मुझे गोली भी लग जाए तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मत लेकर जाना, पास ही के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना, मेरे लोग मेरी जान बचा ही लेंगे। और तभी दूर से उन हाईजैकर्स में से एक स्नाइपर आकर उसके कंधे पर शूट कर देती है। तभी ढेर सारी गाड़ियां उस मंत्री जी को बचाने के लिए आती हैं और एक की जगह 2 एम्बुलेंस आती हैं। सभी को लगता है कि एम्बुलेंस के अंदर हेल्थ मिनिस्टर बैठे हुए और उन्हें फटाफट से प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, मगर पता चलता है कि जो दूसरी वाली एम्बुलेंस आई थी उसके अंदर मंत्री जी को किडनैप करके कहीं और ही ले जाया जा चुका है और वो जगह होती है पास ही का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ना ही व्हील चेयर, ना ही गैस मास्क, ना ही अच्छे इक्विपमेंट्स और ना ही अच्छे डॉक्टर्स। तो डॉक्टर कहते हैं कि भैया मैं तो इनकी जान नहीं बचा पाऊंगा, कम से कम मुझे 4 तो डॉक्टर लगेंगे, उसके ऊपर से बहुत सारी मेडिकल किट लगेगी और 3-4 बड़ी बड़ी मशीनें लगेगी। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड करवा के मतलब अपनी डिमांड्स की तरह अगेन नेगोशिएटर से बातचीत करता है, जिस पर नेगोशिएटर का कहना था कि आखिर मंत्री जी की जान बचानी है तो ठीक है, हम तुम्हारी बातें मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि शाहरुख खान को सिर्फ इसी वाले हॉस्पिटल में नहीं बल्कि इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये सारी की सारी फैसिलिटीज चाहिए थी। ये सुनकर नर्मदा मना कर देती है, जिस पर चीफ का कहना था कि मुझे के जॉर्ज से बात करवाओ, वही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल करके देगा। अब जब के जॉर्ज से बात करवाई जाती है मिनिस्टर साहब की तो जॉर्ज प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले 50 बच्चे एकदम से जान से मारे गए थे। बेसिकली शहर के अंदर एक जहरीली गैस फैल गई थी और उस वजह से कोई भी बच्चे सांस वगैरह नहीं ले पा रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर भी हॉस्पिटल्स में खत्म हो चुके थे और डॉक्टर थी ईरम नाम की एक लड़की। ईरम अपने के जॉश यानी कि अपने जो डीन वगैरह थे उनको फोन लगाकर बताती है कि अगर जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर नहीं है तो छोटे बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। मगर जॉश का कहना था कि एक फिनाइल की बोतल तक भी किसी हॉस्पिटल में आती है तो उसका कमीशन भी नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ा होता है, जिस पर ईरम का कहना था कि मैं हेल्थ मिनिस्टर से आपकी शिकायत करूंगी। तो जॉश का कहना था कि हेल्थ मिनिस्टर तक जाओगी तो उसका तो और भी बड़ा कमीशन होगा, वो तुम्हें पूरा लूट कर खा जाएगा। बेटर यही रहेगा कि इंतजार करो जब तक सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होती, हर किसी को हर किसी का कमीशन नहीं मिल जाता तब तक कोई भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। और जब तक ईरम बात करके अपने हॉस्पिटल में वापस आती है तब तक वो सारे बच्चे मारे जा चुके थे। और नेक्स्ट डे कोर्ट के अंदर ईरम पर ही अगेंस्ट केस हो जाता है कि वो अस्पताल में ड्रग्स के नशे में थी और सारे बच्चों की जान ऑक्सीजन की वजह से नहीं बल्कि उसके ड्रग्स की हालत की वजह से हुई। और जब ये सारी सच्चाई जॉश टीवी पर बताता है तो अनफॉर्चुनेटली उसे सारे अकॉर्ड पास करने पड़ते हैं और जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर अच्छे सर्जन्स, स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटी और बढ़िया इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यानी कि जो काम पिछले 10 सालों में हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं किया था वो सिर्फ 5 घंटों में हो गया। अब लास्ट टाइम की तरह इस बार भी नर्मदा चाहती थी कि भैया ट्रेन वाले हादसे के टाइम पे तो वो हाथ से निकल गए थे, मगर इस बार मैं इनको हॉस्पिटल से निकलने नहीं दूंगी। तो ये अपनी पूरी टीम लेकर वहां उन पर हमला बोलने के लिए पहुंच जाती। यहाँ पर अगेन बहुत कड़क फाइट होती है।
CGI वॉज गुड। इस बार बॉलीवुड ने बढ़िया काम किया है। खैर इसे बॉलीवुड नहीं कह सकते, इसे ऑलमोस्ट टॉलीवुड ही कह सकते हैं, क्योंकि खाली शाहरुख खान ही है जो अपने बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। बाकी स्टोरी लाइन, थोड़ा सिनेमाटोग्राफी, बाकी की कास्ट एंड क्रू, इवेंचुअली जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो साउथ से ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। तो इस मूवी को सॉलीवुड कहा जा सकता है। खैर आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। अब फाइट तो अच्छी खासी लंबी थी, डायरेक्ट शॉट में निपटाते हैं। आजाद के फेस पर जो मास्क लगा हुआ था, नर्मदा ने उस मास्क को खींच लिया था और उसके कुछ बाल उसके अंदर आ गए थे। DNA टेस्ट पर पता चलता है कि ये तो विग लगा रखी थी, और अब क्योंकि बाल मिक्स हो चुके हैं तो एज का पता नहीं लगाया जा सकता। माइट भी हो सकता है कि 25 का हो, 35 का हो या फिर 45 का हो। तो इसे चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिस पर वो स्केचर्स को बुलाते हैं और तीनों ही पेंटिंग्स बनवाने के लिए ऑर्डर पास करवाते हैं। और वहीं अगले दिन होती है आजाद और नर्मदा की शादी, जहां पर वो ईरानी यानी कि सुनील ग्रोवर को कहकर जाती है कि अगर स्केच बन जाए तो मुझे फोन कर देना। अब एक तरफ जहां पर आजाद ये सोच रहा था कि मैं आज शादी की रात को सारी सच्चाई बता दूंगा कि वो चोरियां करने के पीछे का रीजन क्या था, पूरा मास्टर प्लान किसका था, और आखिर इन सब के पीछे मैं शामिल क्यों हूँ, क्या वगैरह रीजन है। बट मीनवाइल नर्मदा के पास में ईरानी की तरफ से भेजे गए स्केचेस मिल जाते हैं, जिसके अंदर हूबहू वही शक्ल थी जो कि आजाद की थी। तो यहाँ नर्मदा सीधा आजाद को गोली मार देती है। अब यहाँ पर इनकी बातचीत, इनकी फाइट खत्म होती, मगर उससे पहले वहां पर दूसरे गुंडे भिजवा दिए गए होते हैं काली के थ्रू, और ये इनको पकड़ कर ले जाते हैं। दोनों की खूब धुलाई पिटाई होती है, मतलब कि शाहरुख की भी होती है और नयनतारा की भी होती है। तो जो काली का भाई होता है वो कहता है कि वाह भाई, पति जो है वो प्लानिंग बना के पैसा निकलवाने की बात करता है, और पत्नी जो है पैसा निकलवा कर दे देती है और फिर इन्हें छुड़वा भी देती है। तो अब तो दोनों कुटेंगे। और जो आजाद की जो टीम थी वो बेसिकली सारी की सारी प्रिजनर्स थी, तो वो होती तो अब जेल के अंदर है, और जब तक वो यहाँ पहुंचती तब तक तो इनका खात्मा हो चुका होता। तो अब इन्हें बचाएगा कौन। और फिर होती है ग्रैंड एंट्री ऑफ अगेन शाहरुख खान इन द ओल्ड वर्जन, जो कि होते हैं विक्रम राठौड़। वही सीन शिफ्ट होता है विजय सेतुपति पर, यानी कि काली का एक वर्ड। इस वक्त वो एक आर्म डीलर है और एक बड़ी डील के चलते एक दूसरे आर्म डीलर के साथ में डील कर लेते हैं। और ये डील कोई छोटी मोटी नहीं होती है, आराम से लाखों करोड़ों की डील होती है। खैर अब जहाँ एक तरफ विक्रम राठौड़ अपने बेटे यानी कि आजाद राठौड़ को बचा कर ले जाता है, वहीं दूसरी तरफ नर्मदा अपनी पुलिस टीम में वापस आ जाती है और सभी को ये बताती है कि भैया चोरियों के पीछे विक्रम राठौड़ और आजाद राठौड़ का मिलकर के हाथ है, और इनकी जो 6 लड़कियों की टीम है वो जेल के अंदर ही है। मैंने उनके फेस भी देख लिए हैं और मैं जान भी गई हूँ कि वो कौन कौन लड़कियां हैं, मगर विक्रम की लोकेशन निकलवाने के लिए मुझे उन लड़कियों से बात करनी पड़ेगी। इसलिए ईरानी यानी कि सुनील ग्रोवर उसकी कॉलर पर एक माइक लगाकर उन लड़कियों के पास भिजवा देता है। अब नर्मदा उन सभी 6 लड़कियों के बीच में आकर सभी को झूठ झूठ कहती है कि आजाद एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि एक चोर है, एक लुटेरा है, उसने मेरे साथ धोखा किया और अब मुझे भी जेल में डाल दिया गया है, और वो तुम्हारा भी यूं ही इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हें भी एक दिन यूं ही खत्म कर दिया जाएगा। जहाँ पर लक्ष्मी बताती है कि ऐसा नहीं है, और यहाँ से कहानी अगेन पास्ट में चली जाती है। अब हम विक्रम राठौड़ की पास्ट स्टोरी देख पाते हैं। ये जो विक्रम राठौड़ है ये स्पेशल ऑफिसर है, मतलब कि कमांडो की टीम के। इन्हें प्यार हो जाता है दीपिका पादुकोण से यानी कि ऐश्वर्या से। इनके कमांडर से इनके पास खबर आती है कि पास ही के टेररिस्ट ग्रुप ने हमारे करीब 40 जवानों की ऐसी की तैसी कर दी, मतलब कि 32 तो जान से मार डाले, 2 घायल करवा दिए और 6 को अगवा करके रख लिया। और उन टेररिस्ट ग्रुप के पास में उन 6 सुपर कमांडोज के अलावा और भी नॉर्मल सिविलियंस मौजूद हैं जो कि उनकी गिरफ्त में है। तो मैं स्पेशल ऑफिसर्स जो तुम लोगों, अब इनके ग्रुप का नाम था अग्नि, मैं अग्नि ग्रुप को ये कमांड्स देता हूँ कि जाओ और जा करके उन सभी को बचा करके लेके आओ, क्योंकि तुम ही लोग हो जो कि उनका सामना कर सकता है। अब ये लोग अपनी गन वगैरह लेकर पहुंच जाते हैं सामना करने के लिए। स्टार्टिंग में तो वो गन सही काम करती है और बाद में गन चलना ही बंद हो
जाती है। सारे के सारे ऑफिसर्स अपनी गन की वजह से परेशान होते हैं, लड़ नहीं पाते और खुद ब खुद घायल होते रहते हैं। मगर एट द एंड इनकी फाइटिंग स्किल्स अच्छी थी और इसी के चलते ये वहां पर धमाके करवाकर उन सभी टेररिस्ट को खत्म कर देते हैं और अपने बाकी सभी सोल्जर्स वगैरह की जान बचाकर ले आते हैं। इस मिशन को कंप्लीट कर लेने के बाद में जब मेडल वगैरह मिलता है तो विक्रम राठौड़ का कहना था कि मेडल तो आज मिल गए लेकिन ये मुझे बहुत भारी महसूस हो रहा है, क्योंकि इन मेडल्स के पीछे हमारे कई सारे जवानों की जान गई है। और रीजन ये नहीं था कि उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती, रीजन ये था कि जो गन्स हमने लेटेस्ट लॉट वाली यूज करी थी जो कि MI3 के नाम से थी, वो सारी की सारी गन्स बेकार थी और फाइट के दौरान चल ही नहीं रही थी। तो कमांडर जो है पूछताछ करवाते हैं कि भैया ये वाली सप्लाई किससे आई थी, तो मालूम चलता है कि काली गायकवाड़ ने इन्हें ये वाला लॉट सप्लाई किया था। तो अब एक मुकदमा चलता है जहां पर ये दोनों ही ग्रुप्स मतलब कि आर्म्स डीलर काली गायकवाड़ और वहीं पर स्पेशल ऑफिसर विक्रम राठौड़ आमने सामने बैठे होते हैं। विक्रम का कहना था तुम्हारी गन चलती नहीं है, जबकि काली का कहना था कि तुम लोगों को चलानी नहीं आती है, मैं बढ़िया वाले मेरे ऑफिसर भेजूंगा और वो तुमको चलाना सिखाएंगे, बाकी जिन लोगों की मौत वगैरह हो गई उनका पैसा मैं दे दूंगा, डील करते हो। तो आता है विक्रम को गुस्सा, वो कहता है कि भाई क्या तुम्हारा कहना क्या है कि बंदूक चलती नहीं है, चलो मुझे बताओ इसका प्रोसीजर क्या होता है। मैगजीन डालते हैं, फिर सेफ्टी लॉक ओपन करते हैं, उसके बाद में एम करते हैं और फिर शूट कर देते हैं, राइट। बोले हाँ एकदम सही किया। वो जैसे शूट करता है तो निशाना बदलकर काली गायकवाड़ पर कर देता है, वो बेचारा डर जाता है, मगर खराब बंदूक जो होती है वो यहाँ पर भी नहीं चलती है, जिस पर जज को ये अपना ऑर्डर देना पड़ता है कि काली गायकवाड़ के जो लेटेस्ट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हमने लिए हुए थे वो होल्ड पर डाल दिए जाएंगे और जितनी भी फैक्ट्री में अभी जो बन चुकी गन्स उनको टेस्टिंग किया जाएगा और अगर खराब निकलती है तो पहले तो बैन करेंगे और इसको जेल में डालेंगे। रात को जब विक्रम राठौड़ अपने घर पहुंचता है तो दीपिका के साथ अपने मतलब कुछ स्पेशल मूवमेंट स्पेंड करने ही वाला होता है, तभी कुछ गुंडे आकर पहले तो उनके कुत्ते को जान से मार देते हैं और फिर उन दोनों पर ही हमला बोल देते हैं। एज यूजुअल वो होता है काली गायकवाड़, उसका कहना था कि तू मुझ पर केस करेगा, अब मैं तेरे को ऊपर का रास्ता दिखाता हूँ। अब होता ये है कि विक्रम को तो ये लोग अपने साथ ले जाते हैं और पीछे बचती है ऐश्वर्या। उसके घर पर 3 पुलिस वाले भेज दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि तुम्हारा पति देशद्रोही है, उसके घर से ढेर सारा ड्रग्स, बहुत सारा पैसा और नकली गन्स बरामद हुई है, उसे तो सजा मिलेगी ही, लेकिन अगर तुम सजा से बचना चाहती हो तो इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो। मगर ऐश्वर्या इस बात को जानती थी कि विक्रम ने कोई गलती नहीं करी और वो उन्हीं तीनों को जान से मार देती है। इसी चक्कर में उसे जेल हो जाती है। जेल में ले जाने के बाद उसे फांसी की सजा दी जाने वाली होती है, मगर तभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई लेडी फांसी से पहले प्रेग्नेंट है तो उसे ये रियायत मिलती है कि उसका बच्चा जब तक पैदा होकर के 5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे फांसी नहीं दी जाए। यहाँ पर जेल में उससे मुलाकात करने के लिए अगेन काली भी आता है और यहाँ पर एक बहुत ही फनी कॉन्वर्सेशन होता है। काली बताता है कि जब फांसी देते हैं ना तो ऐसे आंखें बाहर आ जाती है, जीभ लटक जाती है और चटैक से फटैक मौत हो जाती है, जिस पर ऐश्वर्या को पूछना था कि आखिर विक्रम कहाँ पर है। अब यहाँ हम विक्रम को भी देख पाते हैं जहाँ पर काली ने ऑलरेडी विक्रम को मार पीट कर ऑलमोस्ट खत्म करने लायक छोड़ दिया होता है और एंड में सीने में 5 गोली ठोक कर वो उसे प्लेन से फेंक देते हैं। यानी कि ये वही स्टार्टिंग वाला सीन होता है जब एक लाश गांव के किनारे उनको मिलती है। अब यहाँ जेल के उन 5 सालों में क्या होता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट से पहले डिलीवरी करके एक बच्चा पैदा करती है, उसका नाम वो आजाद रखती है। वो आजाद पूरे जेल के अंदर घूमता फिरता रहता है, जेल के लोग उसका परिवार बन जाते हैं और जैसे ही 5 साल का वो लड़का होता है मतलब आजाद, तो उसकी मॉम उसे कहकर जाती है कि तुम्हें अपने पिता का नाम रोशन करना है, विक्रम राठौड़ तुम्हारे पिता का नाम है, उन्हें देशद्रोही करार दिया गया था और तुम्हें उनके सर पर लगाए दाग हटाना है। मेरा तुमसे आखिरी अलविदा है और अब से मेरे बाद में तुम्हारा ध्यान कावेरी अम्मा रखेगी। और ये कहकर वो चली जाती
जाती है, जिसके बाद ऐश्वर्या को फांसी दे दी जाती है, वो भी आजाद के सामने। और ये देखकर वो बेचारा वहीं बेहोश हो जाता। कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर अब ये सारी सच्चाई नर्मदा को पता चल चुकी होती है और अब वो डिसाइड करती है कि वो आजाद का साथ देगी। मगर ईरानी जो कि पुलिस टीम में उसके साथ में था, वो डबल क्रॉस कर जाता है और बताता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता, मैं तो काली गायकवाड़ के लिए काम करता हूँ और अब तुम सब मरोगे। अब यहाँ पर अगेन इन सब के बीच में बहुत ज्यादा फाइट वगैरह स्टार्ट हो जाती है, मगर लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर आजाद पहुंच जाता है। हालांकि वो नर्मदा को बचाने में कामयाब तो हो गया था, मगर लक्ष्मी जान से मारी जाती। लक्ष्मी को जान से बचाने की काफी कोशिश की जाती है, मगर अभी 6 लड़कियों की टीम सिर्फ 5 में बदल चुकी थी, जहाँ पर नर्मदा कहती है कि तुम्हारी 6 की टीम 6 ही रहेगी, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और अब इन सभी का अगला मिशन था आर्म डीलिंग के बाद में जो बहुत सारा पैसा काली गायकवाड़ के पास आने वाला है, उसे कैसे भी करके रोके, क्योंकि अगर वो पैसा इसके पास आ गया तो वो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा और